बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, ईटा का सेशन 2020 के सिलसिले में आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कुछ रिमेनिंग जो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट लिया था लिपिड्स, उसकी कुछ टाइप्स रहती थी। यानी हमने लास्ट टाइम ये वैक्सिस सा किया था। उसी में नेक्स्ट जो एक टाइप आती है, एक टर्पिनॉइड है और दूसरा जो होगा उसमें ख़ास तौर पे जो स्टीरॉइड्स हैं, आज हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसमें स्टीरॉइड्स की तरफ। देखें, जो बेसिकली स्टीरॉइड्स हैं ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है ना। जैसे हम ना हर एक में ये पढ़ते आए हैं ना कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से हमें नज़र आते हैं, इसके अंदर आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल नहीं मिलेगा। और ये जो स्टीरॉइड्स होते हैं ये एक 17 कार्बन वाला जो है ना वो इसमें एक हम कहते हैं स्केलेटन होगा, या 17 कार्बन का ना एक यूनिट भी इसको बोला जाता है, या इसको हम सिंपली जब सेल भी कह देते हैं। और इसमें वो जो 17 कार्बन्स आपको मिल रही हैं ना वो बेसिकली इस तरह से जैसे ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 4 रिंग्स की फॉर्म में होती हैं। यानी आप इसको कह सकते हैं ना कि ये क्या है, 17 कार्बन न्यूक्लियस है ये, ठीक है ना, जो कि क्या करे, इसको हम स्टीरॉयड न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कोई भी स्टीरॉयड का मॉलिक्यूल है। देखिए ना, स्टीरॉयड के अंदर भी डिफरेंट आ जाते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक लिख देता हूँ, ये कोलेस्ट्रॉल है। फिर इसी तरह से आपने वो जो मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन की बातें की हैं, वो सेक्स हार्मोन्स भी जो होते हैं ना दे आर आल्सो स्टीरॉयडल इन नेचर। या इसके अलावा एक जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड बना रहा होता है, एल्डोस्टेरोन, जो हम क्या कहते हैं, सोडियम के लेवल को जब वो मेंटेन करता है, वो भी क्या होगा, स्टीरॉयडल इन नेचर है। और इसी तरह से ना जब एक नाम लिया था विटामिन डी, जो कि बेसिकली बोन्स को जो स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो भी क्या होगा, स्टीरॉयडल इन नेचर होगा। अब ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस जो कह रहे हैं, इसमें 17 कार्बन्स हैं और इसमें ना ये देख लें नंबरिंग जो मैं कर रहा हूँ इस तरह से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये क्या है, 17 है। फिर इसके अलावा भी ना डिफरेंट हो सकती हैं इसमें साइड ब्रांचेज, जैसे ना यहाँ पे मैं ये 18 लिख रहा हूँ, ये 19, लेकिन ये दोनों मैंने ग्रीन कलर में 18 और 19 लिखे ना, इनके बारे में याद रखिएगा कि ये ठीक है, रिंग के साथ हमने नंबरिंग की है, लेकिन वो रिंग का पार्ट नहीं है। मतलब ये कि देखें ना, जैसे स्टीरॉयड न्यूक्लियस है वो ये था स्ट्रक्चर जिसमें 17 कार्बन्स मौजूद हैं। बाकी आप चाहे वो कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, कोई सेक्स हार्मोन स्ट्रक्चर है या विटामिन डी का है, तो उनमें ये साइड ब्रांचेस की वजह से क्या होता है, एक थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंस आएगा। अदरवाइज जो होता है ना उनका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो सबका क्या होता है, सेम होता है। अब ये जो स्टीरॉइड्स हैं, अब आप खुद देख सकते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल जो था वो एक तरह का प्रीकर्सर भी है कि उससे हम सेक्स हार्मोन्स भी, विटामिन डी वगैरह भी सिंथेसाइज कर रहे हैं, ये इस लिहाज से भी है। फिर कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, ये आपने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पार्ट भी है, तो उस लिहाज से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा होता है, तो ये भी उसमें एक स्टीरॉयडल जब वो रोल आ जाता है। फिर इसी तरह से जो टेस्टोस्टेरोन है,
या प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, जैसे आपने सेक्स हार्मोन्स की बातें की हैं, वो पर्टिकुलरली जो ह्यूमन के अंदर जो होते हैं ना, जिनको हम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का नाम देते हैं, उनकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग को भी ये क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। वो इंशाल्लाह बाकी इसके बाद हम डिटेल में ना जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर होगा या केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें इनके बारे में पढ़ेंगे। अब ये जितने भी स्टीरॉयड्स हैं, ये स्टीरॉयड्स जो हैं वो चूँकि यही बेसिक एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इनका जो सेंट्रल होगा ना, वो एक 17 कार्बन जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब हम किसी भी स्टीरॉयडल जो एक मेंबर होगा उसका फार्मूला लिखेंगे, उसमें C17 नहीं आएगा। वो न्यूक्लियस की हम बार बार ये कह रहे हैं कि वो उसका स्ट्रक्चर है वो 17 कार्बन है, तो ज़ाहिर है जैसा साइड ब्रांचेस होंगी तो वो क्या है 17 कार्बन से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है जो कैटेगरी है वो है टर्पिनॉइड्स की। देखें जो टर्पिनॉइड्स हैं, ये भी उस तरह से फैटी एसिड्स वगैरह ग्लिसरॉल से ये बने हुए नहीं हैं। अब खुद देख लें, जैसे मैंने यहाँ पे कहा स्टीरॉयड्स में भी नहीं था, इनके अंदर भी कोई जो है वो फैटी एसिड लाइक स्ट्रक्चर्स या सब यूनिट्स नहीं होते। तो वो जो लास्ट टाइम एक हमने ना जो बात की थी एक हेट्रोजीनस की, कि केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से क्या होता है, ये एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। तो देखें इसी वजह से क्या था, इसको हेट्रोजीनस ग्रुप का नाम देते हैं। कैसे केमिकल कंपोजिशन वाइज हैं वो वेरी कर रहे हैं। जबकि मैंने कार्बोहाइड्रेट्स की या प्रोटीन्स की बातें की थी कि उनके सब यूनिट्स आलमोस्ट क्या होते हैं, एक जैसे हैं, उनके अंदर बॉन्डिंग भी आलमोस्ट क्या होती है, इसी तरह से चलती है। तो एनीवे जो टर्पिनॉइड्स हैं, जैसे यहाँ पे एक 17 कार्बन था ना, इसके अंदर ये देखें मैं इस तरह से ना ये एक बना रहा हूँ। ये बेसिकली ना 4 कार्बन जब वो सब यूनिट होता है, जो एक यानी स्ट्रेट चेन के लिहाज से ये 4 कार्बन्स होंगी, और एक कार्बन जो होती है उसमें ये ब्रांच के तौर पे आती है। अब इस तरह से ये देख लें, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। और बाज़ का आपको ना ये इस तरह से भी यानी ये बैंड फॉर्म में मिलेगा ये कई बुक्स के अंदर। और बेसिकली जो इसकी बैंड शेप होने की रीज़न होती है ना, वो जैसे आपने हिब्रिडाइज्ड कार्बन की बात की थी sp3 sp2, तो वो बॉन्ड एंगल जो होता है वो वेरी कर जाता है, तो इस वजह से ये आपको ऐसे नज़र आएगा। अदरवाइज़ देखें ये क्या होगी, एक यूनिट बन गया है जिसमें 4 कार्बन एक चेन है और 5th उसमें क्या है, ये ब्रांच आ रही है। यानी एक क्या होगा, ये 5 कार्बन यूनिट बन गया, और इसको हम नाम देते हैं आइसोप्रीनॉइड यूनिट का। क्या कहते हैं इसको हम, आइसोप्रीनॉइड यूनिट या आइसोप्रीन यूनिट भी कहते हैं। यहाँ पे वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे फिर डिफरेंट होगी। जिस तरह से हमने वो कहा था 2 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं तो एक डाइसैकेराइड, यहाँ पे क्या होगा, जिस एक आइसोप्रीन यूनिट जो है ना वो दूसरे आइसोप्रीन यूनिट के साथ मिलता है, तो जो प्रोसेस होगा वो कंडेंसेशन होगा। यानी ये आइसोप्रीनॉइड यूनिट थ्रू कंडेंसेशन आपस में क्या होंगे, ये लिंक्ड होंगे, और उसके बाद क्या करते हैं ये कम्प्लेक्स। हाँ, 2 अगर मिलते हैं तो उसको हम मोनोटर्पीन कहेंगे, 4 मिलेंगे तो डाइटर्पीन, 6 मिलेंगे तो ट्राइटर्पीन। ये आपने याद रखना है। ये आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि इफ़ 2 आइसोप्रीनॉइड यूनिट दे कंबाइन द रिजल्टेंट विल बी अ मोनोटर्पीन। अगर 4 मिलते हैं तो डाइटर्पीन, 6 मिलेंगे तो क्या है, ट्राई। और अगर जैसा बहुत ज़्यादा, जैसे नेचर रबर है, उसके अंदर अगर आप देखें बहुत ज़्यादा आइसोप्रीनॉइड यूनिट जो होते हैं वो आपस में लिंक्ड होंगे, तो उस लिहाज से फिर क्या हो जाएगा ये, शाबाश, यानी जैसा से हमने कहा है ना पॉलीटर्पीन या पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, तो वो पॉलीटर्पीन में आ जाएगा।
मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, ट्राइटर्पीन, टेट्रा, पेंटा और इस तरह से क्या है वो पॉलीटर्पीन के अंदर आ जाएगा। बाकी रह गया इसमें जो टर्पिनॉइड हैं, अगर हम जनरल कैरेक्टर्स के लिहाज से बात करें तो ये क्या होते हैं, सारे के सारे वाटर इनसॉल्युबल हैं। ये क्या होंगे, वाटर इनसॉल्युबल होंगे, और जो सॉल्युबल हैं ये लिपिड्स के अंदर, यानी ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। ये एमसीक्यू के लिहाज से याद रखिएगा। और ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, डिज़ोल्व नहीं होंगे, जबकि ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल है। बाकी रह गया जो टर्पिनॉइड्स होते हैं ना, उनमें हम ख़ास तौर पे जो कैरोटीन्स हैं और ज़ैंथोफिल्स यानी उनकी बात करते हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, उसी तरह से ये जो कैरोटीन्स हैं और ये क्या था, ज़ैंथोफिल्स हैं। बेसिकली जो मेन ग्रुप होता है ना वो कैरोटीनॉइड्स हैं, और आपके बुक में भी उनके कलर की बात की गई है। इनके कलर से वो येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, रेड या ब्राउन कलर के होंगे। यानी जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो बेसिकली क्या है, 4 कलर्स हैं। कौन कौन से, येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन। लेकिन इसमें जो कैरोटीन्स होती हैं उनका मैं फ़िलहाल यहाँ पे कलर मेंशन कर रहा हूँ। ये ऑरेंज और रेड कलर में आपको मिलेंगे, जबकि जो ज़ैंथोफिल्स होते हैं ये क्या होंगे, येलो कलर के मिलेंगे आपको। ये ज़ैंथोफिल्स होते हैं नॉर्मली येलो कलर के होंगे, और जो कैरोटीन्स आ रहे हैं वो क्या है, ऑरेंज, रेड या ब्राउन कलर में। फिर इसमें एक जो ख़ास तौर पे ना कैरोटीन्स एक एमसीक्यू के लिहाज से भी आता है। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है यहाँ पे ये मेंशन मैं कर रहा हूँ, बीटा कैरोटीन। ये क्या है, बीटा कैरोटीन है। और ये जो बीटा कैरोटीन है ना, ये कैरेट जो होती है, गाजर वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और ये बीटा कैरोटीन जो विटामिन ए आपने पढ़ा था, वो जो मैट्रिक लेवल पे भी था कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी के साथ जो है ना वो एक नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। यानी वो जो ब्लाइंडनेस है विटामिन ए डेफिशिएंसी, लेकिन वो विटामिन ए कहाँ से बनता है, वो इसी बीटा कैरोटीन से होगा। ये जो विटामिन ए है वो इसी बीटा कैरोटीन से जो वो बनता है। और ये बीटा कैरोटीन जो होती है ना, ये क्या है, टर्पिनॉइड्स में आते हैं। ठीक है ना, इनको हम ना टर्पिनॉइड्स, लिपिड्स का नाम भी देते हैं। अब देखें, ये इस तरह से आपने ना थोड़ा सा जहन में रखना है कि बाज़ का तो आ भी सकता है कि जो ख़ास तौर पे जो मैं बात कर रहा हूँ ना विटामिन ए की, वो किस से रिलेटेड है कि फॉर एग्ज़ाम्पल द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए इज़ रिलेटेड टू। अब लिपिड्स के उसमें ना वो डिफरेंट आपको कैटेगरीज दे सकता है, लेकिन उसमें आपने क्या याद रखना है कि जो टर्पिनॉइड्स हैं उनसे ये रिलेटेड है। और अगर टर्पिनॉइड्स में उसने आगे दिया हुआ है कि कौन से हैं, कैरोटीन्स हैं या फिर ज़ैंथोफिल्स हैं ऑप्शन वगैरह, तो उसमें आपने कैरोटीन्स, या अगर मोर स्पेसिफिक दे दिया तो बीटा कैरोटीन होगा। तो ये इस तरह से क्या है, ये थोड़ा सा एक पोर्शन रहता था जो मैंने कहा ये आज से सबसे पहले कर लेते हैं। इसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट जो जिस तरफ हम अब जा रहे हैं वो इसका और लास्ट वाला भी है, न्यूक्लिक एसिड, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसमें हम ना देखेंगे कि जो डीएनए और आरएनए उनके कंपोजिशन, डिस्कवरी और जिस तरह से वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी ना जो हम नेक्स्ट इसमें जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिहाज से डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये बेसिकली 2 तरह के हैं, डीएनए एंड आरएनए, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए सबसे पहली बात, अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो ये भी क्या है,
कि दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। ये आपने इस तरह से याद रखना है कि जैसे प्रोटीन्स जो थे वो भी पॉलीमर्स हैं लेकिन वो अमीनो एसिड्स के थे, जबकि जो डीएनए या आरएनए ये भी पॉलीमर्स हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की फॉर्म में होंगे लेकिन ये क्या न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हैं। अब एक जो न्यूक्लियोटाइड जो यूनिट होगा उसके क्या होते हैं, बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होंगे। इसमें क्या होंगे, 3 कंपोनेंट्स हैं और इसमें क्या होगी, एक पेंटोस शुगर है, दूसरा जो उसमें आएगा नाइट्रोजिनस बेस होगी और तीसरा जो इसमें आएगा फास्फोरिक एसिड भी आप कह सकते हैं या फॉस्फेट ग्रुप भी कह सकते हैं। ये 3 कंपोनेंट्स हैं वो मिल्क में। लेकिन मैं इसमें इतने बात कर देता हूँ कि जो पेंटोस शुगर है ना वो बेसिकली क्या है, इनमें राइबोस शुगर होगी। ये देख लें, उसमें मैं ये नंबरिंग भी कर देता हूँ। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये बड़ा डिटेल में हम कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ चुके हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर था, राइबोफ्यूरानोज। एनीवे ये राइबोस जो होती है ना, इसका फार्मूला जो है अगर हम देखें डीएनए के लिहाज से और आरएनए के लिहाज से थोड़ा सा फ़र्क है इस पेंटोस शुगर का। तो आरएनए के अंदर जो ये शुगर होगी C5H10O5 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि जो सेकंड कार्बन है उसमें अगर हाइड्रोक्सिल की जगह पे हम H लगा देते हैं तो एक ऑक्सीजन लेस होगी। अब एक ऑक्सीजन कम होने की वजह से अब देखें C5H10O4 हो जाएगा। तो जो फार्मूला है ना, यानी जब O4 हो गया तो ये किसका होगा, डीऑक्सी राइबोस का। ये बेसिकली आपने ये यूँ याद रखना है। और उसमें ना ये MCQs में आ भी सकता है कि जो सेकंड नंबर पे कार्बन होगी ये वाली कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोस होगी, कि यानी सेकंड जो है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता बल्कि OH की जगह पे क्या होगा, H। एक आपने ना वैसे यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं लेकिन फिर भी जो बायोटेक्नोलॉजी वाले जो चैप्टर था ना उसमें जो सेंजर मेथड या डाईडिऑक्सी मेथड भी हम उसको कहते हैं, वहाँ पे भी देखा था कि अगर ये कार्बन नंबर 3 पे भी OH की जगह पे ना हम H लगा दें। अब क्या है देखें, जब सेकंड पे H लगाया था OH को रिमूव करके तो O4 रह गया था, डीऑक्सी। अगर थर्ड कार्बन वाला भी हाइड्रोक्साइड रिमूव करके उसके हाइड्रोजन लगा देंगे तो आप देखें एक और ऑक्सीजन लेस होगी तो ये क्या हो जाएगा, O3। तो वो जो फार्मूला होगा ना C5H10O3 वो किसका हो जाएगा, डाईडिऑक्सी का। वो इंशाल्लाह हम जैसा बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर की बातें करेंगे ये वहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। एनीवे ये जो है पेंटोस शुगर जो होता है ना, ये आपने याद रखना है। ये क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड का सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है। ये क्या होगा, सेंट्रल मॉलिक्यूल होगा। और इस सेंट्रल मॉलिक्यूल के साथ ये देख लेना, मैं दोबारा से ये पेंटोस शुगर उसी तरह से बना रहा हूँ, HOH ये लगा देते हैं हम इसके साथ। अब ये देख लें, ये OH रिमूव करके अगर हम यहाँ पे कोई एक बेस लगा देते हैं, यानी ये क्या है, शुगर प्लस क्या था जी, बेस। जब यूँ करेंगे तो ये न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। आप देखें ना, अगर एडिनिन लगा दी है तो वो एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड। अगर आप ना गुआनिन लगा देते हैं तो उसके लिहाज से गुआनोसिन न्यूक्लियोसाइड। अगर आप ना यूरासिल लगा देते हैं, यानी ये कोई भी बेस लगाई जा सकती है। लेकिन उसमें भी आपने याद रखना है जो बेस होगी या नाइट्रोजनस बेस जिसको आप कहते हैं वो हमेशा कार्बन नंबर 1 पे आएगी। बेस किस कार्बन पे आएगी, कार्बन नंबर 1 पे। बाकी रह गया जो कार्बन नंबर 5 है उसका ये जो OH ग्रुप है
यहाँ पे मैं इस तरह से ये C बॉन्ड O बॉन्ड P कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे P जो है ना वो हम सिम्बॉलिकली लिखते हैं, एक्चुअली तो ये क्या होता है, फास्फोरिक एसिड है H3PO4, या इसको आप PO4 -3 भी लिख सकते हैं, फॉस्फेट आयन। लेकिन ये देखें CH2 जो OH है उसी तरह से रिएक्ट करेगा, यानी एस्टेरिफिकेशन की तरह से, तो यानी वाटर रिलीज़ होगा, क्योंकि OH अल्कोहलिक ग्रुप होता है, फास्फोरिक एसिड का एक एसिड है, तो एक एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। और ये वाला जो एस्टर बॉन्ड यहाँ पे हम बनाते हैं, इस एस्टर बॉन्ड को हम नाम देते हैं फास्फो एस्टर बॉन्ड का। आप क्या कहेंगे इसको, फास्फो एस्टर बॉन्ड। लेकिन ये चूँकि कार्बन नंबर 5 के साथ बना है, तो उस वजह से इसको हम 5 फास्फो एस्टर बॉन्ड भी कह सकते हैं। इसको हम क्या दूसरा नाम दे सकते हैं कि इट इज़ 5 फास्फो एस्टर बॉन्ड। अब ये जो 5 फास्फो एस्टर बॉन्ड बना ना, ये कार्बन नंबर 5 के साथ था, लेकिन ये बॉन्ड बनने के बाद पहले देखें शुगर और बेस ने क्या मिलके बनाया था, न्यूक्लियोसाइड। अब क्या हो गया है, वो जो न्यूक्लियोसाइड था उसके साथ हमने क्या अटैच कर दिया, एक फॉस्फेट ग्रुप, तो ये क्या बन गया है, न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। बाकी देख लें, जिस वक्त ना हम बेस की बात करते हैं तो नाइट्रोजनस बेसिस को ना हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम क्या नाम देते हैं, प्योरीन्स का, और दूसरी कौन से होंगी, पायरीमाइडीन्स। और जो प्योरीन होती है ना, ये बेसिकली डबल रिंग बेस आएगी। ये कौन सी होगी, दिस विल बी द डबल रिंग्ड बेस, जबकि ये क्या होंगे, सिंगल रिंग होंगे। और इनके जो रिंग है उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन एटम्स मौजूद होंगे। ये मैं जस्ट रफली सा एक आइडिया सा दे देता हूँ आपको। ये देख लें, ये हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, किसका जी, ये डबल रिंग बेस है, यानी प्योरीन का। और इसी तरह से ना पायरीमाइडीन जो होती है वो सिंगल रिंग होगी, और वो जो सिंगल रिंग है वो 6 कॉर्नर रिंग होगी, उसमें भी 2 कॉर्नर्स भी हैं, नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। बाकी उसके साथ ना साइड ग्रुप्स चेंज करने से क्या होगा, उनकी टाइप्स बनती हैं। अब प्योरीन के अंदर 2 ही बेसिस आती हैं, एडेनिन और गुआनिन, जबकि इसमें क्या होंगी, 3 आ जाएंगी। उनमें एक साइटोसिन होगी, फिर यूरासिल है, और क्या है, थायमीन। तो ये क्या थी, इस तरह से ना जो बेसिस हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में ज़रूर डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन टोटल जो बेसिस आपके पास है ना वो न्यूक्लिक एसिड्स में मिलती हैं, वो 5 हैं। लेकिन अगर डीएनए के लिहाज से देखते हैं तो डीएनए में आपको 4 बेसिस मिलेंगी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। और अगर आरएनए लेते हैं उसमें भी 4 बेसिस हैं, थायमीन की जगह पे क्या होगी, यूरासिल होगी। टोटल बेसिस 5 हैं, लेकिन उन 5 में से यूरासिल या वो डीएनए में नहीं होती, और यानी बाकी 4 होंगी। और इसी तरह से आरएनए में क्या होगी, ये थायमीन नहीं होगी, उसमें यूरासिल होगी, यानी 4 बेसिस वहाँ पे भी है। अगर आपसे ना कोई न्यूक्लियोसाइड्स का नंबर पूछे, तो जैसे हमने कहा है ना कार्बन नंबर 1 के साथ बेस है, भाई इन चारों बेसिस में अगर आरएनए की बात करें कोई एक बेस अटैच होगी, तो अगर एक बेस एक न्यूक्लियोटाइड में, तो इस तरह से हमारे पास 4 टाइप्स के क्या हैं, न्यूक्लियोसाइड्स भी बनते हैं और आरएनए न्यूक्लियोटाइड भी। और अगर डीएनए की बात करें उसमें भी क्या होगा, एक एक बेस अटैच होगी, तो 4 टाइप के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स भी बनते हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन उसी तरह से ही रहेगी। अब न जिस वक्त हम एक ये जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट को लेते हैं, अब याद रखें कि न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होते हैं ना, ये ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, डाई की सूरत में भी हो सकते हैं, मोनो की सूरत में। मैं मिसाल के तौर पे इस तरह से कर देता हूँ। ये देखें, अगर ना ये से फॉर एग्ज़ाम्पल क्या था जी, एक शुगर है
यहाँ पे एक ना बेस एडिनिन लगा दिया और इधर इसकी जो कार्बन 5 होगी उसके साथ हमने ये एक फॉस्फेट लगाया। तो जब एक फॉस्फेट लगाएंगे तो इसको आप क्या है AMP कह सकते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब आप दूसरा फॉस्फेट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सारा ADP। और जब आप क्या करते हैं इसमें ये थर्ड फॉस्फेट लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा ATP। और ये याद रखिएगा तमाम जो न्यूक्लियोसाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स हैं ना, जब हम उनको देखते हैं चाहे वो DNA के हैं या RNA के, वो मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में भी होते हैं, डाईफॉस्फेट के भी हैं और ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में भी होते हैं। लेकिन इसमें याद रखना कि जो ATP होता है ना, यानी जो ट्राईफॉस्फेट है, GTP होगा ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट, CTP साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये जो ट्राईफॉस्फेट होते हैं वो बेसिकली पॉलीमराइजेशन में क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। यानी जो पॉलीमराइजेशन होती है जिसमें क्या होगा यानी इस तरह से ना एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या है ट्राईफॉस्फेट्स होते हैं वो यूज़ होंगे। उसके लिए मैं एक आसान सी बात कर देता हूँ। देखिए इधर जब आप एक ट्राईफॉस्फेट लेके आते हैं तो अब आप उसके साथ नेक्स्ट जो ट्राईफॉस्फेट अटैच करेंगे तो वो नेक्स्ट हमेशा अटैच होता है किधर जी, ये कार्बन नंबर जो थी ना 3 उसका जो OH है इसके साथ, चाहे वो DNA है चाहे वो RNA है। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने जहन में रखना है। चाहे वो क्या था DNA था या वो RNA है, तो उसमें क्या होगा जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हुए वो शुगर के कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होगा। मैं यहाँ पे ना ये रफली सा एक ड्रॉ भी कर देता हूँ। इधर देखिएगा, अगर ये मेरे पास क्या है एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये बेस वगैरह हो जाएगी उसके साथ, इस तरह से ये हाइड्रोजन HOH लगा दें। हाँ, अगर DNA का बना रहे हैं तो कार्बन नंबर 2 पे H लगा देना है आपने। और इसी तरह से ये देख लें CH2O P और ये P मैंने 3 फॉस्फेट लगा दी। अब होता ये है जब हम सेकंड न्यूक्लियोटाइड इसके साथ अटैच करते हैं, अब मैं थोड़ा सा इसको ना स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। इसमें क्या होगा, ये CH2 क्या था OP। अब जो फॉस्फेट है ना यहाँ पे, या फॉस्फोरिक एसिड जो होता है उसमें ये होता है ये P डबल बॉन्ड OH 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 H3PO4 ये बनता है फॉस्फोरिक एसिड। अब देखिए हमने ना यहाँ पे ये जो फॉस्फेट अटैच किया ना, ये P डबल बॉन्ड O था, ये उसमें OH OH कर दिया। अगर आप इसके साथ सेकंड जब वो लगाना चाहते हैं ना फॉस्फेट ग्रुप, तो ये P डबल बॉन्ड O, ये OH और ये OH। अगर इसी तरह से आप थर्ड लगाना चाहते हैं तो ये देख लें, ये इसमें O P डबल बॉन्ड O OH OH, ये अब क्या है ट्राईफॉस्फेट है। अब क्या होगा देखें, यहाँ पे मैं इस OH को फ़िलहाल ना रिएक्ट करवाने के लिए इस पोजीशन पे शो कर रहा हूँ। अब पहले वाला न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 उसका OH ग्रुप क्या करेगा, इसके फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन होता क्या है, ये रिएक्ट करने से पहले एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट होगा किस में, H और OH के अंदर। ज़रा बात सुन लें, ये दोबारा नहीं ड्रॉ करूँगा कि जिस, हालांकि क्या हमने कहा है कि ये फॉस्फेट और कार्बन नंबर 3 का जो OH है ना वो आपस में एस्टर बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या होगा, ये जो लास्ट वाले दोनों फॉस्फेट हैं ये रिमूव करने हैं। और बिल्कुल आसान सी बात है, जैसे हमने फॉस्फेट को फॉस्फेट के साथ जोड़ा था तो क्या था, ये देखें ना यहाँ पे ये P डबल बॉन्ड O था, चलें ये उधर एस्टर बॉन्ड बना रहा है, ये था। अब मैं नेक्स्ट जब वो फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल इसके साथ लेके आता हूँ, ये OH और ये H वाटर बन गया और ये क्या है ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हो गया। ऐसे ही हो रहा था ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले वाटर को स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद क्या होगा,
ये बॉन्ड जिस वक्त आप ब्रेक करते हैं, ये आप यूँ समझ लें, ये इतना जो पार्ट है ना, ये OH में ये यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ये मैंने वहाँ से क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, यानी इस वाटर का OH इसको डोनेट करके इसको वहाँ से मैंने क्या किया, सेपरेट। अब जैसे ये सेपरेट हो गया, वाटर का H क्या है, इसके साथ कंबाइन कर रहा है। अब क्या है, साथ ही एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। अब वो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना, वो एनर्जी यूटिलाइज होगी इस कार्बन नंबर 3 का OH और ये H मिलेंगे, वाटर बन गया। और ये फिर क्या करते हैं, आपस में अटैच हो जाएंगे। अब देखें अल्कोहलिक ग्रुप और ये एसिड था, ये रिएक्ट करेंगे, ये एक और एस्टर बॉन्ड बन गया। पहले हमने कहा था ये कौन सा है, 5 फास्फो एस्टर बॉन्ड के कार्बन नंबर 5 के साथ, वो ऑलरेडी ये बना हुआ है। लेकिन अब नया एस्टर बॉन्ड कहाँ पे बना, 3 पे। ये देखें सारी MCQs में आ सकती हैं। तो ये 3 फास्फो एस्टर बॉन्ड होगा, दोनों आपस में लिंक हो गए हैं। ये क्या है, 3 फास्फो एस्टर बॉन्ड, और ये कौन सा था जी, 5 फास्फो एस्टर बॉन्ड, और ये मिला के इसको हम क्या नाम देते हैं, 3,5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे, 3,5 फास्फोड। अब देखिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है वो ये वाला था, जिसमें 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के आपस में लिंक्ड हैं। तो इसको हम क्या नाम देंगे, पायरोफॉस्फेट का। इसको आप क्या नाम देंगे, ये क्या होगा, दिस विल बी द पायरोफॉस्फेट। अब ये जो पायरोफॉस्फेट है, जिसमें 2 फॉस्फेट जो थे वो रिलीज़ हुए थे, लेकिन पॉइंट वही वाला, जब आपने इसको रिलीज़ किया था, पहले आपने क्या किया है, वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट किया है, हाइड्रोलिसिस। तब जाके क्या हुआ है, ये पायरोफॉस्फेट वहाँ से अलग हुआ। लेकिन दोबारा देखें, जब पहले वाटर हमने सेपरेट किया, पायरोफॉस्फेट अलग हो गया। अब ये वाला जो मोनोफॉस्फेट था, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हमने क्या कहा था, इसका कार्बन नंबर 3 का OH और इसका H मिलते हैं, तो क्या हो गया, वाटर बन गया। तो यानी आप देखें, पहले आपने एक वाटर यूज़ किया, अब यहाँ पे दोबारा क्या हो गया, वाटर लूज़ हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस प्रोसेस के दौरान नेट जो गेन या लॉस है ना वाटर का, वो क्या है, ज़ीरो है। नॉर्मली तो क्या होता है, जब आप दो न्यूक्लियोटाइड या दो मोनोमर्स को आपस में अटैच करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वाटर रिलीज़ हो रहा होता है। वो जितने भी ना हम कंडेंसेशन प्रोसेस पढ़ रहे थे कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हुए, लेकिन DNA के केस में आप क्या देख रहे हैं, हकीकत में पहले एक वाटर ब्रेक हुआ, फिर क्या हुआ, एक वाटर प्रोड्यूस हुआ। लेकिन ओवरऑल जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो हमें उसमें क्या पता चलता है कि ज़ाहिर एक वाटर यूज़ किया था, फिर एक लूज़ हुआ, नेट गेन या लॉस वाटर की क्या है, वो ज़ीरो। लेकिन रिलीज़ क्या हो रहा है, उसमें एक पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो हम इसलिए कहते हैं ना, ये जो यहाँ पे प्रोसेस होता है जिसमें हम पॉलीमराइजेशन कर रहे होते हैं। अभी ज़ाहिर पॉलीमराइजेशन में इसलिए लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि अभी तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच किया ना, डाई न्यूक्लियोटाइड, तीसरा करेंगे ट्राई न्यूक्लियोटाइड, चौथा करेंगे, तो ऐसा करते करते लॉन्ग चेन बन जाएगी पॉली न्यूक्लियोटाइड। लेकिन हर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के ऐड करते हुए कोई वाटर रिलीज़ नहीं होगा, हमेशा क्या रिलीज़ होगा, पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो ये ख़ास तौर पे आपने याद रखना है कि ये पायरोफॉस्फेट्स जो होते हैं वो रिलीज़ होंगे। और साथ ही ये कि जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है वो हमेशा क्या होगा, जो 3 होगी कार्बन, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होता है। बाकी ना इसमें DNA के अगर वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन बनती जाएगी। अगर RNA न्यूक्लियोटाइड है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो बनती जाएगी। तो ये प्रोसेस जो होता है वो क्या है, पॉलीमराइजेशन कहलाएगा। अब ना इसमें एक जो पॉलीमराइजेशन है, अगर आप उसको भी देखें ना, जो न्यूक्लियोटाइड्स हम अटैच कर रहे हैं, तो हमने उसमें 4 टाइप्स पढ़ी थी। और वो जो जेनेटिक एक कोड होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, तो वो बेसिकली जो DNA RNA होता है
उसको देख के ही नया डीएनए बनाया जाता है, रेप्लिकेशन जिसको आप कहते हैं। तो जो ऑलरेडी आपके पास डीएनए मॉलिक्यूल होगा, जो पेरेंट कॉपी होगी, उसी से सीक्वेंस कॉपी किया जाता है और नया एक स्ट्रैंड बनाया जाता है। डीएनए से आप डीएनए बना लेंगे, वो क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन। लेकिन उस डीएनए से नेक्स्ट क्या है, आप आरएनए बनाएंगे, यानी आरएनए का जो सीक्वेंस है वो कहाँ से आएगा, डीएनए से। द सीक्वेंस फॉर मेकिंग एन आरएनए स्ट्रैंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीएनए सीक्वेंस। जबकि डीएनए का नया स्ट्रैंड बनाते हुए सीक्वेंस कहाँ से कॉपी किया जाएगा, फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेरेंट डीएनए। तो इस तरह से वो जो रेप्लिकेशन होगी और फिर उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन, इसमें कोई जो है वो सीक्वेंस में चेंज नहीं आती। तो इस तरह से वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो डिफरेंट नंबर से मिलके डिफरेंट लेंथ के क्या होते हैं, वो चेंज बना सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम कुछ बातें जो हैं जो डीएनए और आरएनए के लिहाज से कुछ पॉइंट्स मज़ीद डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे अभी मैंने वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की फॉर्मेशन आपको बता दी है, बाकी उसमें ना किस तरह से वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स जो आते हैं आपस में 3,5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू जब वो अटैच हो रहे हैं, वो सारी बातें खैर क्लियर होगी। अब जैसे ये इंफॉर्मेशन सी है यहाँ पे कि आपके एमसीक्यूज़ वगैरह में आ सकता है। मिसाल के तौर पे देखें, जिस वक्त ना यहाँ पे हम एक न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ कर रहे थे कि ये एडिनिन है बेस और ये 3 फॉस्फेट यूँ लगे हुए हैं, तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो मान रहा है ये किसका था, एटीपी का था। अब ये एटीपी जो ना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, ये बेसिकली ना राइबोन्यूक्लियोटाइड में आता है। ये बात एक याद रखनी है कि इससे कार्बन नंबर 2 और 3 के साथ क्या होते हैं, OH है। ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन इसका यहाँ पे जो रोल है ना, वो आप देखते हैं कि एनर्जी करेंसी भी इसको कहते हैं, कि जो एक सेल के अंदर जो होता है ना, जब ये एनर्जी की कहीं पे भी डिमांड होगी तो एटीपी जो होता है वो ब्रेक हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने वो इक्वेशन से लिख दिया है, बिल्कुल आसान से। एटीपी को हमने एडीपी में ब्रेक किया है और उसमें साथ ये एमसीक्यू में याद रखिएगा 7 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज़, यानी ये देख लेना, ये जस्ट एक बॉन्ड ब्रेक होने से क्या है, 7 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो होंगे दे विल बी रिलीज। तो कितना एनर्जी रिच बॉन्ड हुआ। लेकिन साथ ही ना ये जो ब्रेकिंग है इसको भी आपने जहन में रखना है। ये जो ब्रेकिंग होती है ना, ये हाइड्रोलिसिस कहलाती है। क्यों, देखें हम ना जैसा एटीपी बना रहे थे तो फॉस्फेट को फॉस्फेट के साथ लिंक किया था तो वाटर रिलीज़ हुआ था। अब जब आप दोबारा उसको ना फॉस्फेट को फॉस्फेट से अलग करेंगे तो वाटर यूटिलाइज करेंगे, तो ये क्या है, बेसिकली हाइड्रोलिसिस स्टेप होगा। फिर जिस तरह से हम न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में अटैच करते हैं तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के अटैच होने से डाई, 3 के ट्राई बनेगा। यहाँ पे ना आपके सिलेबस में डाई न्यूक्लियोटाइड का जिक्र आया और उसमें ना ये 2 जो है ना NAD और FAD, ये आपने ना जो ख़ास तौर पे जो बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर था, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, ये उसमें देखे भी है। जो NAD होता है वो निकोटीन एमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और उसमें निकोटीन एमाइड अगर कह रहे हैं ना तो वो एक निकोटीन बेस वाला जो एक न्यूक्लियोटाइड होगा और दूसरा जो होगा वो जिस तरह से ये A है एडिनोसिन वाला होता है। तो उसमें जो निकोटीन वाला है, जो निकोटीन बेस है, वो कहाँ से है कि निकोटीनिक एसिड होगा या नियासिन भी उसको कहते हैं, कि जो उस NAD के साथ अटैच होगा। और इसी तरह से फ्लेवन एडिनिन न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसमें फ्लेवन या राइबोफ्लेवन भी कहते हैं, ये क्या होगा, ग्रुप अटैच होता है। हाँ, एक इतना मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आपको याद हो जो हमने पहले कहा था ना कि एक जो शुगर है यानी फर्स्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी शुगर और नेक्स्ट का फॉस्फेट अटैच होते हैं तो डाई न्यूक्लियोटाइड बनता है। लेकिन जो ये वाला NAD बनता है ना, इसको अगर आप देखिएगा ज़रा बुक में भी उसका स्ट्रक्चर बना है, मैं आप उससे डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन एक पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि दोनों जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे NAD के अंदर
वो फॉस्फेट के साथ अटैच होगा। देखिए ना, जैसे ये फॉस्फेट है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ अटैच होगा NAD में। ये वाला डाई न्यूक्लियोटाइड थोड़ा सा डिफरेंट है, जबकि हम वो पॉलीमराइजेशन में जो डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो एक का फॉस्फेट दूसरे की शुगर की कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होगा। ये डिफरेंस ध्यान में आपने रखना है। बाकी रह गया ये जो होते हैं ना हाइड्रोजन कैरियर्स हैं, जैसे आप ना NADH भी पढ़ते हैं, ठीक है, या NADPH भी होता है, उसमें यानी फॉस्फेट ग्रुप होगा। FADH2 था, ये आपने सारे ना वो क्रेब्स साइकिल वगैरह में पढ़े हुए हैं, कैलन साइकिल में पढ़े थे या लाइट रिएक्शंस के दौरान। तो ये उस तरह से हाइड्रोजन कैरियर्स के तौर पे काम करते हैं। लेकिन जब भी ना आ जाए ना मिसाल के तौर पे NADP है, ठीक है, वो फास्फोराइलेटेड वो डाई न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन NADPH होगा तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म होगी। ये बात का टर्मिनोलॉजी से आ जाती हैं। तो और अगर NADP सिंपली या पॉजिटिव लिख दिया जाता है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म है। तो इसी तरह से FAD और FADH2 भी है। बाकी ये थोड़ा सा आपने इंफॉर्मेशन के लिहाज से याद रखना है कि फ्रेडरिक माइशर या सिंपली F माइशर भी लिखते होते हैं। 1869 में उसने DNA डिस्कवर किया था। लेविन ने जो था उसकी केमिकल नेचर जो थी 1920 में बताई थी कि ये न्यूक्लिक एसिड है, यानी उसने न्यूक्लियन का नाम दिया था ना, वो भी साथ आप लिख सकते हैं कि उसने माइशर ने डिस्कवर किया था और उस सब्सटेंस को क्या नाम दे दिया था, न्यूक्लियन का। लेकिन बाद में न्यूक्लिक एसिड जो था ना वो उनकी नेचर स्टडी की गई थी 1920 में। फिर DNA को जब क्वांटिटेटिव अगर स्टडी के लिहाज से बोला जाए तो एरवन चरगैफ है, और इसने क्या किया था, जो बेसिस है ना उनके दरमियान रेशो देखी थी। यानी उसने क्या ऑब्ज़र्व किया था कि जो A और T है ना, G और C के दरमियान जो रेशोज़ जो उसने नोट की थी वो 1:1 और 1:1 आती है। मतलब ये है कि जो A की रेशो वो T के इक्वल होगी, G की रेशो क्या होगी, C के। लेकिन इसकी एक और ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ। इसने क्या कहा था कि जो A:T है वो इक्वल नहीं होती किसके, G:C के। ये उसकी एक क्या ऑब्जर्वेशन थी, और ये उसने ना DNA की क्वांटिटेटिव स्टडी की थी। बाकी रह गया मॉरिस विल्कन और जो फ्रैंकलिन था, उन्होंने एक्स रेज डिफ्रैक्शन टेक्निक को यूज़ किया था। ये सारी बुक के अंदर जस्ट वो रीडिंग है, इंफॉर्मेशन सी है कि मॉरिस विल्कन और फ्रैंकलिन ने एक्स रेज डिफ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू इस मालिक्यूल की ना DNA की शेप देखी थी। तो उन्होंने क्या देखा था कि ये एक लॉन्ग मालिक्यूल है और डबल स्ट्रैंडेड नज़र आता है, दोनों स्ट्रैंड्स के हैं, दे आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर। फिर उसके बाद जो है वो 1953 में वाटसन एंड क्रिक भी थे, और उनके साथ ना ये मॉरिस विल्कन और फ्रैंकलिन भी थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और एक याद रखिएगा, वाटसन क्रिक ने सिर्फ ये नहीं है कि मॉरिस विल्कन और फ्रैंकलिन के जो इंफॉर्मेशन थी कि जो था ना DNA का मालिक्यूल वो उसकी शेप क्या है, सिर्फ इसी को नहीं देखा था, बल्कि उन्होंने चरगैफ की जो वो रेशस थी उनको भी सामने रखते हुए एक DNA का जो था ना मॉडल दिया था, जिसको हम क्या नाम देते हैं, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वो 1953 में दिया था। बस उसमें जो डबल स्टैंडर्ड एक वो हमारे पास मालिक्यूल बनता है, उसका डायमीटर याद रखना है 2 नैनोमीटर है, और जो बेस पेयर्स होंगे उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर का। और फिर दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल किस तरह से, एक स्ट्रैंड यूं 3 to 5 होगा, दूसरा क्या उसके अपोजिट 3 to 5। और ये एंटी पैरेलल किस लिए रखे जाते हैं कि जैसा एक दूसरे वाला जो ना इन्वर्टेड होगा, तो इस तरह से दोनों की बेसिस क्या है एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। जस्ट बेसिस को क्या, जस्ट ब्रिंग देम ऑन द सेम प्लेन, तो क्या होगा, ये एंटी पैरेलल होते हैं। बाकी ना एक थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, कई लोग ये कह रहे होते हैं कि A और T में डबल बॉन्ड होता है। भाई डबल बॉन्ड वो उस तरह से कोवलेंट में कंसिडर किया, आपने डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जहन में रखना है। यानी जो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बनते हैं ना A और T का, G और C का, तो एडेनिन थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, G और C जो होते हैं वो 3 या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स
बनाते हैं। और एक और बात भी यहाँ पे आरएनए के हवाले से कर दूँ, ठीक है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। देखिए ना डीएनए में क्या था, अगर ना जस्ट लाइक दिस ये एक स्ट्रैंड आ रहा है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, एक 3 to 5 था, दूसरा उसके अपोजिट 3 to 5 आ रहा था, यानी एक 3 to 5 है, दूसरा 5 to 3 है। लेकिन देखें ये दो स्ट्रैंड्स हैं एक दूसरे के कॉइल। बाज़ का जब आरएनए का स्ट्रैंड ज़्यादा लॉन्ग होता है ना, तो वो स्ट्रैंड अपने ही गिर्द क्या करेगा, इस तरह से कॉइल कर जाता है। ये याद रखिएगा, ये नहीं होता है कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हमें ना डीएनए में नज़र आती है, ठीक है वो है, लेकिन आरएनए भी बाज़ का कॉइल करके डबल स्ट्रैंडेड बनाता है। तो उसमें याद रखिएगा जैसे यहाँ पे ए और टी बेस पेयर्स बनते हैं, वहाँ पे ए और यू होते हैं यूरासिल के साथ, और वहाँ पे भी डबल हाइड्रोजन, जी और सी में तो होते 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये जहन में रखना है। बाकी ना जो क्रोमोसोमल एक स्टडी हुई थी, वो इंशाल्लाह हम जब सेकंड ईयर में जेनेटिक्स वाले चैप्टर्स की बात करेंगे ना, क्रोमोसोम एंड डीएनए डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें क्या देखा गया था कि वो प्रोटीन और डीएनए दोनों से मिलके बने, यानी प्रोटीन 60% थी, डीएनए क्या था उसमें 40%। लेकिन जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको सटन थ्योरी भी आप कहते हैं, 1902 में जो दी गई थी, उसमें ना वो क्रोमोसोम्स का रोल जो था ना इनहेरिटेंस के साथ जो था वो रिलेट कर रही थी, यानी जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हो रही है, जो पेरेंट के कैरेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं वो थ्रू क्रोमोसोम जा रहे हैं। लेकिन क्रोमोसोम में फिर क्या देखा गया था कि प्रोटीन भी हैं और डीएनए में, इसमें से फिर हेरिडिटरी मटेरियल कौन सा है। तो उसके लिए ना एक याद रखें, सबसे पहले जो था ना फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो 1928 में वो माइस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे ना, जिसमें वो आपने पढ़ा हुआ है एस टाइप और आर टाइप जो बैक्टीरिया थे, यानी बेसिकली तो नमूनिया काजिंग थे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया उनको कहते हैं, और उसमें जो थे ना स्मूथ जो कॉलोनीज बनाते हैं और रफ कॉलोनीज, ये वाले जो बैक्टीरिया हैं स्ट्रेप्टोकोकस में न्यूमोनिया, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स के दौरान वो आपको याद होगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो एक आया था कि जो होते हैं ना लिविंग आर टाइप, वो एस टाइप के अंदर जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, तो वो उसके थ्रू डीएनए जो था ना उसका एक रोल सामने आया था कि वो हेरिडिटरी है। बाद में क्या था, एल्फ्रेड हर्शे और जो मार्था चेज़, हर्शे और चेज़ भी हम लिखते होते हैं, एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज़ ने क्या किया था, वो बैक्टीरियोफेजिस के ऊपर जो था वो एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें मैं जैसे आपको एक बता देता हूँ, उन्होंने ना रेडियो एक्टिव बनाए थे, एक को S35 लेबल्ड और दूसरा जो था P32 लेबल्ड जो थे वो बनाए थे, और उनके थ्रू यानी हमें एग्जैक्ट जो था वो एक प्रूफ मिल गया था कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल होता है, प्रोटीन्स नहीं होती। लेकिन उससे पहले भी ना यहाँ पे तो इस चैप्टर के अंदर उसने ये बातें की हैं, लेकिन वो एक मैकलियर्ड, मैकार्टे वगैरह का और एवरे ये नाम नहीं लिखे हुए, वो आपने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट में पढ़ा भी होगा कि उन्होंने क्या किया था कि वो डीनेजेस और प्रोटीएजेस एंजाइम्स को यूज़ करते हुए ना जो थे ट्रांसफॉर्मेशन उसको जो था ना वो प्रूव किया था कि जब हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हो रही होती है, यानी आर टाइप एस में कन्वर्ट हो, लेकिन जब हम डीनेजेस यूज़ करते हैं, डीएनए को डाइजेस्ट कर देते हैं, फिर किसी किस्म की कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। तो वो उसके थ्रू ना वो एवरेज एक्सपेरिमेंट थे, बाद में ये हर्शे ने प्रूव किया था। फिर उसके बाद ना एक आ जाता है डीएनए एस डाटा बैंक। मेरे ख्याल में डीएनए के ऊपर जो बेस सीक्वेंसेस, अब आप बहुत कुछ उसके बारे में पढ़ चुके हैं। जब आपने जेनेटिक्स वाले सेकंड ईयर में चैप्टर्स पढ़े थे कि जो डीएनए पे हमें बाज़ाहिर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस नज़र आते हैं या जिनको आप बेस सीक्वेंसेस कहते हैं, वो कोई ऐसे रैंडम सीक्वेंसेस नहीं हैं, वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं और वो क्या करते हैं कि बाकायदा एक जेनेटिक कोड बना रहे होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना जो CTT था, साइटोसिन थायमिन थायमिन, वो डीएनए के ऊपर क्या था, ग्लूटामिक एसिड के लिए, और CAT क्या था, वैलिन। जब वो CAT हुआ था तो आरएनए पे भी चेंज आ जाएगी, यानी वो ट्रांसक्रिप्शन जब होती है तो आरएनए में जब चेंज आएगी, तो फिर जब मैसेंजर आरएनए पे चेंज आई है तो ट्रांसलेशन के दौरान वो फिर अमीनो एसिड क्या होगा
डिफरेंट कोडान के साथ आएगा, तो एक प्रोटीन कभी भी नॉर्मल नहीं बन सकती। तो एनीवे मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि जो डीएनए पे हमें एक लीनियर सीक्वेंस जो बेसिस का नज़र आ रहा होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, एक तरह के डेटाबेस है, यानी उसके अंदर जब वो जेनेटिक कोडॉन्स मौजूद हैं और वो जो जेनेटिक कोड होता है वो जब ट्रांसक्राइब होगा मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में, तो उसके मुताबिक राइबोसोम्स क्या करते हैं, एक अमीनो एसिड सीक्वेंस जब वो अरेंज करते हैं एक प्रोटीन बना देंगे। यानी जो डीएनए पे ना जीन्स होते हैं उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में आएगी और फिर वो इन्फॉर्मेशन जो होती है डी कोड की जाती है अमीनो एसिड सीक्वेंस में, और वो जो डी कोडिंग है ना अमीनो एसिड सीक्वेंस में, आप उसको ट्रांसलेशन कहते हैं, एक प्रोटीन बन जाएगी। तो इसी तरह से जो जेनेटिक कोड था, यहाँ पे भी एक टेबल आपके दिया हुआ है, उसमें जो जेनेटिक कोड होता है वो एक ट्रिपलेट है। वो तो आपने मेरे ख्याल में बड़े डिटेल में पढ़े हुए हैं कि अगर 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं ना, जब हम कहते हैं ना डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अमीनो एसिड सीक्वेंस की सूरत में हमारे सामने आती है। तो अगर ना एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, भाई हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड की टाइप्स हैं, तो अमीनो एसिड तो 20 टाइप्स के हैं। अगर हम 2 न्यूक्लियोटाइड्स का जो एक जेनेटिक कोड बनाते हैं तो उसमें क्या है, फिर भी यानी हमारे पास जो सीक्वेंसेस आते हैं वो 16 आएंगे, यानी वो कॉम्बिनेशन 16 बनते हैं, तो वो 16 अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेंगे, लेकिन कितने हमारे पास 20। और अगर हम 3 का कोडान बनाते हैं जेनेटिक कोड, तो 64 कॉम्बिनेशन सामने आते हैं। तो उसके साथ क्या होगा, जो 64 है वो हम कहते हैं दैट इज़ मोर देन इनफ। उस चीज़ को आपने कैसे जस्टिफाई किया था कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके लिए क्या मोर देन 1 कोडान्स भी मौजूद हैं, जिसको हम जेनेटिक कोड डीजेनरेसी कह रहे थे। फ़िलहाल हम उनकी यहाँ पे बात नहीं करेंगे। एनीवे वो जेनेटिक कोड आपको यहाँ पे बुक के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है कि उसमें 64 हैं, जिनमें से एक स्टार्ट कोडान होगा, 3 जो होंगे स्टॉप कोडान होंगे, बाकी जो 60 कोडान्स होते हैं वो क्या है, डिफरेंट अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई करेंगे। ये जैसे एक रीडिंग सी है, तो इसको आप कीजिएगा, और अगर इसमें कहीं पे कन्फ्यूजन हुई तो इंशाल्लाह हम डिस्कशन सेशन के अंदर इसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।